विकास की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देखने वाले हैं ताकि हम संविधान को और संविधान से संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको ठीक से हल कर सकें। तो पहला इसमें शब्द लिखा हुआ है संविधान। किसी भी शासन व्यवस्था का सुप्रीम लॉ होती है, सर्वोच्च विधि। ठीक है, इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। मतलब यह, अगर आप एक एनालॉजी एक कंप्यूटर को जानते हैं तो कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे भारत देश का जो संविधान है वो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा आप समझ सकते हैं। 2 मिनट में इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही हम भारत के संविधान को मान के चलेंगे। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप ही बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया जाता है। इससे इसको बेस बनाकर ही बाकी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया जाता है, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं होगा। ठीक है ना? वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखकर ही बाकी अन्य विधियां बनाई जाएगी, बाकी ऑर्डिनरी लॉज, रूल, रेगुलेशन सब संविधान की भावना को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी, अदरवाइज उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके तो इसमें अब क्या क्या चीज़ का उल्लेख होता है संविधान के दस्तावेज में? इसमें शासन प्रणाली लिखी होगी, शक्तियों का वितरण, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख रहता है। मूल रूप से जो संविधान है वो शासन या सरकार सरकार की गतिविधि को ही शासन कहते हैं। ठीक है, सरकार या शासन की शक्ति पर सीमा लगाती है, मतलब शक्ति पर सीमा लगाती है, लिमिट करती है उसको, ताकि वो संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप ही कार्य करे। तो उस सरकार को बोल देते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। और सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाती है और नागरिकों के मूल अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करती है और लोगों की शक्तियों को संरक्षित करती है। मूलतः इस दस्तावेज का यही काम है। अब मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस संस्था को दी जाए ये डायरेक्टली संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत अगर विधायिका कोई ऐसी कानून बनाए जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, उसे अवैध करार दे देती है। अनुच्छेद 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है, संविधान का संरक्षक। वैसे ही अनुच्छेद 32 है जो रिट अधिकारिता के बारे में है, उससे सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो पाए। तो अभी मैं आपको संविधान को समझाने की कोशिश कर रहा था। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें शासन प्रणाली के बारे में, वहाँ के लोगों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में, जैसे भारत एक संघ सरकार है, यहाँ पे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ सरकार और उन प्रांतों के बीच क्या संबंध होगा, इसका उल्लेख होता है।
ठीक है, तो ऐसी दस्तावेज को संविधान कहते हैं। और हमारे देश में याद रखेंगे संविधान की सर्वोच्चता है। मतलब ये है कि जितनी भी शासन के अंग होंगे वे संविधान द्वारा ही शक्ति प्राप्त करेंगे, उसी के अनुसार संचालित होंगे। ठीक है, चलिए अभी धीरे धीरे और भी बातें आएंगी, धीरे धीरे हम लोग और चर्चा करेंगे बहुत सारी बातों में। ये दो तीन चीज़ों को अभी आप याद रखेंगे। संविधान है तो सरकार की शक्ति सीमित होगी, इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। संविधान के अनुसार शासन का संचालन होगा, तो ऐसी व्यवस्था को संविधानवाद भी कहते हैं, है ना। तो संविधानवाद, सीमित सरकार, विधि का शासन, और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट। और 13(2) अनुच्छेद 13(2) के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता भी सुप्रीम कोर्ट ही है। इतने तथ्य को आप याद रखेंगे, और इसमें कुछ अवधारणा भी बताया गया, उसको याद रखेंगे। अगला है उद्देशिका। तो उद्देशिका, इसमें संविधान की दर्शन है, मतलब संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान के लिए शक्ति का स्रोत क्या है, या शासन संचालन के लिए शक्ति का स्रोत क्या है, सभी चीज़ों का उल्लेख उद्देशिका में है। इसको आप संविधान की आत्मा तो पंडित नेहरू जी ने कह दिया है, इसको आप दर्शन कह सकते हैं, इसको आप द्वार भी कह सकते हैं, संविधान का द्वार। इसको समझे बिना, प्रियम्बल की मूल भावना को ध्यान में रखे बिना संविधान के इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शक भी कहा है। अगर किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करनी हो तो हम उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उद्देशिका में, अभी उद्देशिका को हम डिटेल में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ऐसा करके अंत में लिखा गया है, निर्मित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग इसको, संविधान को निर्मित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब लोगों ने स्वयं संविधान को बनाया है, उसको विधिवत किया है, फिर स्वयं को अर्पित किया है। तो शक्ति के स्रोत कौन होंगे? स्वयं जनता होगी, है ना। जनता ही संप्रभु होगी, जनता में ही संप्रभुता निहित होगी। ये बात को याद रखेंगे। तो उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है उसको बाद में देखेंगे। क्या है? ये संविधान की आत्मा है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। अभी एक एक शब्द को हम डिटेल में देखेंगे, है ना। आधे घंटे के एक लेक्चर में 30 ऐसे शब्दों से आपको रूबरू करा दिया जाएगा जो संविधान को समझने के लिए अवधारणात्मक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करेगा, है ना। उसके आधार पर ही हम संविधान की हर अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे। और अगला शब्द है प्रभुत्व। इसमें जो प्रभुत्व शब्द आया है, ये प्रभुत्व, तो प्रभुत्व का सैद्धांतिक ये मतलब है भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इस शब्द को डालने की नौबत क्यों आई? क्योंकि भारत 1947 के पहले गुलाम था। ब्रिटिशर्स हमारे निर्णय अपनी लाभ के लिए लेते थे, ब्रिटिश भारत जिसको बोलते थे ना। तो लेकिन अब भारत ऐसा नहीं है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? अभी हमने बताया ना, संप्रभु कौन है यहाँ पे? जनता है, पब्लिक। इसलिए हमने भारत को रिपब्लिक भी कहा है। अभी हम देखेंगे रिपब्लिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक मतलब ये होता है जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, ऐसी शासन प्रणाली को गणराज्य या रिपब्लिक कहते हैं। क्या होता है? इलेक्टेड हेड या हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। ठीक है। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है
कि ऐसी स्टेट जो अपने आंतरिक मामले, मतलब हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली होगी, हम कैसी नागरिकता लोगों को देंगे, कितनी शक्ति देंगे, ये सब आंतरिक मामला हो गया। हम अपने प्रांतों के साथ कैसा संबंध रखेंगे, प्रांतों के बीच में क्या संबंध होंगे। और बाह्य मामलों में, और बाह्य मामला मतलब होगा वैदेशिक संबंध, हम अन्य राष्ट्रों से कैसा संबंध बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसा व्यवहार रखेंगे, ये हम पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संप्रभुता या प्रभुत्व। आगे देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है समाजवाद। समाजवाद मतलब समाज में विषमता को कम करना। वो किसी भी दृष्टि से हो सकता है, मूलतः सामाजिक आर्थिक समानता की बात करता है। तो शासन का संचालन सरकार के द्वारा ऐसा किया जाएगा जिससे सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित हो और शोषण का अंत हो। जब समानता हो जाएगी तो शोषण का अंत तो हो ही जाएगा। मतलब समाज को ध्यान में रखकर कोई भी विधि बनाई जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं। संसाधनों का वितरण ऐसा होगा कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो जाए कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो जाए कि अपनी आजीविका संचालन के लिए उसको खुद को बेचने पे मजबूर होना पड़े। तो ऐसी शासन व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है। उसको बोलेंगे समाजवाद। अगला शब्द है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है धर्म और राज्य का एक दूसरे की गतिविधि में हस्तक्षेप न होना। ठीक है, राज्य का किसी भी धर्म से आधिकारिक रूप से जुड़ा ना होना इज सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। लेकिन ये बात याद रखेंगे, राज्य धर्म में या धर्म की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकती है अगर उस धर्म की गतिविधि से किसी व्यक्ति का शोषण होता है। लेकिन सैद्धांतिक मतलब में आप लगाएंगे राज्य और धर्म का अलगाव। यह है पंथ निरपेक्षता का मूल मतलब। आगे है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ऐसी शासन व्यवस्था को कह दिया जाता है जिसमें लोग स्वयं पर शासन करने के लिए तंत्र का निर्माण करते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में भी लोकतंत्र है, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, है ना। यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम इसको और डिटेल में देखेंगे। लेकिन भारत में लोकतंत्र इतना, तो ये बात तो जानते ही हैं, बहुत आसान शब्द है ये, गणराज्य। आपने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, जहाँ के राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, उस गण उसको कहते हैं गणराज्य। अब आप बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ राज्य। तो जो लोग नए नए पढ़ाई कर रहे होंगे राजनीति शास्त्र में, मूल स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ये किस चीज का नाम स्टेट है। याद रखेंगे, स्टेट एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है स्टेट? इसके चार तत्व होते हैं मूलतः। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है जनसंख्या जिस भूभाग में निवास करेगी, पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल लैंड। तीसरा होता है सरकार, या आप शासन कह सकते हैं। और चौथी होगी उसको निर्णय लेने का अधिकार, जिसको आप संप्रभुता कहते हैं, सॉवरेनिटी। ठीक है, तो राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये बनाया जाता है सरकार। राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सरकार। ठीक है, तो ये मूल परिभाषा है स्टेट का।
जिसमें चार तत्व पाए जाते हैं। चार तत्व जिस जहां भी अवेलेबल हो उसी को सरकार बोले, राज्य बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अब एक और शब्द आ रहा था, राष्ट्र। राष्ट्र क्या है भाई? तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। क्या है? एक सांस्कृतिक अवधारणा है। हम एक हैं की भावना है। हम की भावना, एक सामुदायिक भावना है ये। सामुदायिक भावना कि हम एक हैं। भारत में विविधता है लेकिन एकता भी है, क्योंकि यहाँ एक संविधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है। संविधान हम सबको एक सूत्र में बांधे रखती है। उससे हमारा राष्ट्र निर्माण होता है, नेशन। हालांकि यहाँ इतनी विविधता है और उसमें बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा इसके लिए आंदोलन चलाया जाता है, उसको हम देखेंगे। लेकिन फिर भी राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है और उसके बहुत सारे आधार भी हैं। मेन आधार तो संविधान ही है। बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक देश होने के बावजूद भी संविधान ये ताकत देता है कि हम एक रहें और ठीक से रहें, संगठित रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि संगठन में शक्ति है और अकेले में डर लगती है ना? ठीक। अभी इसमें एक और शब्द है, संघात्मक व्यवस्था। ये सब फैक्ट है और अवधारणा भी है। इसको मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपको ठीक से समझना है, आप दोबारा देखें। इससे अगर पेपर का स्तर सवाल का अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर इस अवधारणा से संबंधित सवाल आएंगे, आना चाहिए। और शब्द है संघात्मक। अब संघ का यहाँ पे अंग्रेजी में इसके लिए शब्द उपयोग किया गया है, फेडरल। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन करता है। शक्तियों का संवैधानिक विभाजन मतलब संविधान में ही किसको क्या शक्ति रहेगी इसका उल्लेख रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। इसमें दी हुई है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों, समवर्ती सूची, दोनों मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, दोनों कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसका संबंध पूरे देश से हो, जैसे कि नागरिकता, जैसे कि सेना, बैंकिंग व्यवस्था आदि। राज्य सूची में पुलिस, है ना, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। जमीन से संबंधित मामला, भू राजस्व, आबकारी, ये राज्य सूची की विषय हैं। अच्छा, कितनी हैं इसमें? संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और इसमें 57, 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। एक और शक्ति होती है अवशिष्ट सूची, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति। तो हमारे यहाँ याद रखेंगे, केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है। अच्छा, केंद्र शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे।
अवशिष्ट शक्ति की मैं बात कर रहा था। अवशिष्ट शक्ति जो इस तीनों सूची में कहीं भी चीज का उल्लेख नहीं है, ऐसी विषय से संबंधित अगर कानून निर्माण करने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसमें संघ सरकार कानून निर्माण करेगी। ठीक है। अब एक्स्ट्रा पावर है, मतलब संविधान का झुकाव संघ सरकार की तरफ है। इसलिए पूरा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे भारत के संविधान को या शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक भी कह दिया जाता है इसी आधार पे, और संघात्मक भी कह दिया जाता है इसी आधार पे क्योंकि राज्यों को संविधान से कुछ शक्ति मिली हुई है, संघ सरकार को भी मिली हुई है, इसीलिए। ठीक है। अब और यहाँ पे है एकात्मक व्यवस्था। एक शब्द है एकात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत याद रखेंगे सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। केंद्र की जगह में आप संघ सरकार करेंगे, और वो चाहे तो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए शक्ति को डेलीगेट कर सकती है प्रांतीय सरकारों को। लेकिन संविधान में प्रांतीय सरकारों का उल्लेख नहीं होता अगर एकात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ नागरिकता से संबंधित न्यायपालिका में भी एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो सब एकात्मक लक्षण है संविधान के। ठीक है ना। यहाँ पे संघ सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और राज्यपाल इज हेड ऑफ स्टेट। राज्य का प्रमुख संवैधानिक पद राज्यपाल होता है, जिसको भी संघ सरकार नियुक्त करती है। तो ये सब लक्षण है वो हमारे संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि ये लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके बिना किसी का भी जीवन उतना अच्छे से संचालित नहीं हो पाएगा। इसलिए इस अधिकार की रक्षा न्यायालय करता है। इस संविधान में इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। यह है रिमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत आप बाकी सब मूल अधिकार की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार को भाग 3, ये सब तथ्यात्मक बात है, मैं ये बताने के लिए भी नहीं आया हूँ। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। भाग 3 में जो भी लिखा रहेगा, मूल अधिकार का अलग से चैप्टर है संविधान में, जो भी इस भाग 3 से संबंधित है वही मूल अधिकार है। बाकी जगह लिखा अधिकार मूल अधिकार नहीं, या तो संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। अच्छा, अभी संवैधानिक अधिकार आ गया, मूल अधिकार आ गया, तो याद रखेंगे मूल अधिकार इज अ कोर ऑफ संवैधानिक अधिकार। हर मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और हर संवैधानिक अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक है ना। संवैधानिक अधिकार। ठीक। मूल अधिकार के बारे में हम लोग देख रहे थे। न्यायालय इसको संरक्षण प्रदान करता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मूल अधिकारों के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, न्यायालय से संरक्षण मांग सकते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। इसके तहत इसको संरक्षण आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिट अधिकारिता के माध्यम से मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, आगे देखते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे के पूरक माना गया है कि भाई आपको अधिकार दे दिया गया लेकिन आपको कर्तव्य नहीं दिए देंगे, तो इससे उच्च श्रृंखल नागरिक का विकास हो सकता है।
ऐसी मान्यता के कारण मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है बाद में। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, ठीक है, 1976 में। अब इसमें अभी तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख है, उसको एक बार पढ़ेंगे। ये नागरिकों के नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं। इसका पालन करना नहीं करना आप पर बाध्यकारी नहीं है, ये कर्तव्य है, नैतिक बाध्यता है। लेकिन अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, पहला, संविधान का पालन करना। कर्तव्य में नागरिक को यह कर्तव्य कहोगा कि वह संविधान का पालन करें, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, ठीक है। तो ये सम्मान करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप उसका अपमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ध्वज संहिता में अलग से ध्वज का अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। वैसे इसमें लिखा गया है कि आप महिलाओं का सम्मान करें, अपने संस्कृति का संरक्षण करें, उसके विकास में सहयोग करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए प्रयास करें, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण करें। तो ये आपको संरक्षण करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन आप उसको अगर उसको हानि पहुंचाएंगे और अगर उसके लिए प्रावधान है, उसको हानि पहुंचाने की अलग से विधि बनी हुई है, उसके तहत आपको सजा हो सकती है। लेकिन ये कर्तव्य है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए कर्तव्य की अनिवार्यता महसूस की गई, इसलिए इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, ठीक है। ये जहाँ पे अधिकार की बात आएगी ना, मूल अधिकार वास्तव में ये अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से। कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को ये बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है, संविधान का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका दिशा क्या होनी चाहिए। इसका मार्गदर्शन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको आप बार बार सुनेंगे डीपीएसपी के नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नेंस में इसका ध्यान रखना अनिवार्य है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। शासन में मूलभूत तत्व है ये, ठीक है। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये उद्देश्य कहाँ लिखा हुआ है? उद्देशिका में भी लिखा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो ये शासन के लिए नीति निषेधक तत्व हैं। शासन को ये बताते हैं मूलभूत, शासन ये प्रयास करेगा, ये भी याद रखेंगे, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है ना। जैसे उसके पास संसाधन होंगे, उनकी जैसी हैसियत होगी स्टेट की, उस हिसाब से वो लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित, लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे यार? तो राज्य के नीति निषेधक तत्वों को हम देख रहे थे, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। अब राज्य पर अगर ये बाध्यकारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके उल्लंघन पर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार है, इसका उल्लंघन अगर स्टेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निषेधक तत्व के लिए नहीं है। क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि अगर राज्य के पास वो संसाधन नहीं है, जितना संसाधन है सीमित संसाधन है, लोगों की अपेक्षाएं अनंत होती है ना, तो राज्य कोशिश करेगा कि वह सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित कर सके, वो कोशिश करेगा। और उसके नियंत्रण हम ही लोग तो हैं। नियंत्रक कौन है? शासन पे नियंत्रण कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। शासन पे तीनों अंग एक दूसरे पे नियंत्रण समन्वय बनाते हैं, लेकिन जनता भी तो उस पर नियंत्रण करती है ना। जनता के दबाव में शासन का भी संचालन होता है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप। लेकिन शासन कोशिश करेगा, उसके लिए आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि
हमें अमुक चीज़ नहीं दिया जा रहा है। जैसे इसमें कुछ दशाओं में आपको लोक सहायता पाने का अधिकार है, लेकिन सहायता कितनी दी जाएगी ये संसाधनों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा कि हम में कितनी शक्ति है, हम आपको क्या दें, बेरोजगारी भत्ता कितना दें। आपके मांग के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता नहीं दी जा सकती। सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी जो योजनाएं चलती है उसमें भी शासन अपनी शक्ति के अनुरूप ही आपको संसाधन उपलब्ध कराएगा, पैसे उपलब्ध कराएगा, है ना। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, वाद योग्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शासन के अंग हैं। ये तीनों क्या हैं? ये शासन के अंग हैं। विधायिका विधि बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है, ये नियम बनाती है, मूल रूप से ये नियम बनाती है, रूल। न्यायपालिका ये कानूनों की व्याख्या करती है तथा संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट को, मैं पहले भी हमने इस बात का चर्चा किया था कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी शक्ति है। और ये तीनों भी एक दूसरे में नियंत्रण और समन्वय बनाते हैं। जैसे कि विधायिका, ये मान लो विधायिका है, इसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, इसको मैं ई मान के चलूंगा, इसको एल, इसको जे, एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर हो गया। तो इसमें बहुमत प्राप्त दल को ही कार्यपालिका बनाने का अधिकार होता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य का संचालन होता है। कार्यपालिका ये हो गया, ये हो गया लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी इससे अलग है। ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कभी भी ऐसी विधि या नियम का निर्माण नहीं कर सकते जो संविधान के अनुरूप ना हो, अदरवाइज जुडिशरी उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है। क्यों? क्योंकि कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी को भी है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। वहाँ के लोग, वहाँ की विधायिका जो कानून बना दी उसको जुडिशरी असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। वहाँ की जुडिशरी सिर्फ ये देखती है कि विधि बनाने के लिए निर्धारित संस्था ने ही विधि बनाया है कि नहीं। जैसे एक्ट बनाने के लिए मान लो विधायिका निर्धारित है विधि बनाने के लिए, तो सिर्फ उस प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं, यही बस जांच करने की ही शक्ति जुडिशरी को है। इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि बनाने वाली संस्था ने विधि बना दिया तो अन्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको बोलते हैं संसदीय सर्वोच्चता। लेकिन एक और पद्धति होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको हम आगे देखेंगे। उसमें विषय की विषय वस्तु की भी जांच करेगा, कोई संविधान सम्मत है कि नहीं। कौन जांच करेगा? जुडिशरी। अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसको जुडिशरी असंवैधानिक घोषित करके नल घोषित कर देगी। नल मतलब अवैध, जीरो, शून्य घोषित कर दी, उस हद तक जहां तक वो संविधान की भावना से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अभी मैं दो शब्द बोला आपको, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उसको हम आगे थोड़ा देखेंगे डिटेल में अभी। और शब्द है यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा, तो पिछले स्लाइड में हमने जो बोला था कि लेजिस्लेचर से ही निकलकर एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली में इससे निर्माण हुआ, लेजिस्लेचर के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण हुआ। मतलब ये इसके लिए जवाबदेह होगी,
है ना, उत्तरदायी होगी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन प्रणाली में यही उसका फाउंडेशन है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका में याद रखेंगे आप मूलतः लोकसभा। अच्छा, अभी विधायिका बता देता हूँ मैं आपको, केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका में क्या क्या होते हैं? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये विधायिका के तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ये विधायिका के अंग है ना। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, ये विधायिका के अंग होते हैं। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल होते हैं, वे मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो बहुमत मिलेगा, लोकसभा तो लोकसभा, कार्यपालिका विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी ना, क्योंकि विधायिका में अगर अल्पमत हुआ तो सरकार का विघटन हो जाएगा, है कि नहीं। तो संसदीय शासन प्रणाली का ये बेस है। और संसदीय शासन प्रणाली में एक और बात होती है, लेकिन मूल बात यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक अब राष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और दूसरा होता है प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका का प्रमुख होता है। व्यवहारिक, वास्तविक प्रमुख इसको नाम मात्र का प्रमुख बोल देते हैं, नाम मात्र का प्रमुख, क्योंकि सब गतिविधि या विधि इनके नाम से ही बनाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। और बनाता कौन है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री जिसका हेड होता है, ये होता है वास्तविक प्रमुख। ठीक होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में इतना बात आप याद रखेंगे। दूसरा है मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह जो शासन संचालन करता है, उसको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रियों का परिषद, मंत्रिपरिषद, इजी। ठीक है। अब ये हमारे संविधान में ऐसा भी है, जैसे 543 सांसद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सबको मंत्री तो बना दिया नहीं जाएगा, क्योंकि सबको मंत्री बना दिया जाएगा तो सोचो शासन कितना बड़ा हो जाएगा, निर्णय लेने में कितनी तकलीफ होगी। इसलिए निर्णय लेने के लिए कुछ खास लोगों का समूह बनाया जाता है, जिसको मंत्रिपरिषद कह देते हैं, जो अभी निर्धारित है 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मंत्रिपरिषद में याद रखेंगे प्रधानमंत्री भी शामिल है ना। वो मंत्रियों में मुखिया होता है। अभी एक बात और आ गई कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब यहाँ पे विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब शासक और शासित दोनों पर विधि समान रूप से लागू होगी ना। अब संविधान की सर्वोच्चता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी न्यायपालिका को शक्ति मिलती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अब और रूल ऑफ लॉ इसका फाउंडेशन है, विधि का शासन। अब संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, सुप्रीम कोर्ट की है। जुडिशियल रिव्यू, तो रिव्यू किसका? लॉ का।
जुडिशियल रिव्यू ऑफ व्हाट? ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का फिर से पुनरावलोकन करना, इसकी शक्ति है न्यायपालिका को। अगर विधायिका द्वारा बनाई गई कानून संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के भावनाओं के विरुद्ध है, तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत भी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके माध्यम से भी न्यायिक पुनरावलोकन, इसको न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं, है ना, न्यायिक समीक्षा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ये शक्ति देती है न्यायपालिका को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब वही मैं बताया कि विधायिका विधि बनाने के लिए निर्धारित संस्था है। अगर वो कानून बनाए और वही सर्वोच्च हो तो उसको बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन प्रक्रिया से विधायिका ने कानून बना दिया, लेकिन जुडिशरी अगर फिर से उसको रिव्यू करना चाहे, उसके विषय वस्तु को देखना चाहे, उस विधि में और स्कोप बचा रहे सुधार का, या उसके इंटेंशन को भी अगर संविधान सम्मत है कि नहीं इसकी जांच करना चाहे जुडिशरी, तो उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो न्यायिक समीक्षा करके क्या करती है न्यायपालिका? न्यायिक समीक्षा क्यों करना चाहेगी? ये देखना चाहेगी कि बनाई गई विधि भाई संविधान की भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं, इससे मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह संविधान विधि को की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और वो संवैधानिक नहीं होने पर उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यहीं पे निर्धारित होता है कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। एकल नागरिकता, तो भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता है, आप जानते हैं। आप जैसे आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, आपके पास बिहार की सिटीजनशिप नहीं रहेगी, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप रहेगी। एक ही पासपोर्ट आपको बनेगा, ठीक है। जैसे अमेरिका में दोहरे नागरिकता के प्रांत का अलग नागरिकता है वहाँ पे, और एज अमेरिकन अलग सिटीजनशिप उनको मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकल नागरिकता है, उसको बोलते हैं एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता की तरफ संघ सरकारी कानून बना सकती है, इसको बोलते हैं एकात्मक लक्षण का भी एक उदाहरण है ये एकल नागरिकता। और इसमें याद रखेंगे, इसमें विधि बनाने की शक्ति संघ सरकार को है। संघ सरकार नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी अनुच्छेद 11 के तहत। ये फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। एकात्मक लक्षण है, ये अवधारणा है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब ये है हमारे देश के नागरिकों के ये मताधिकार, याद रखेंगे सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वयस्क मताधिकार है। ये अनुच्छेद 326 में लिखा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। पहले 18 वर्ष नहीं था, इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखेंगे, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। और ये विधिक अधिकार है बोल के एग्जाम में आ गया तो विधिक अधिकार को टिक लगाना है, लेकिन विधिक अधिकार भी दिया है, संवैधानिक अधिकार भी दिया है, तो आप संवैधानिक अधिकार को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, ठीक है। आपातकाल, आपातकाल ऐसी कंडीशन है कि देश में ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जल्दी से निर्णय लेना हो, या लोगों को पर ज्यादा प्रतिबंध लगाने की नौबत आ जाएगी। अगर देश पर कहीं पर आक्रमण हो गया, युद्ध चल रहा है किसी से, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो शक्ति को केंद्रित करने के लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए ना, ताकि हम जो अराजक तत्व हैं, जो देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकें। तो उसके लिए आपातकाल का भी इसमें प्रावधान है। अब इसमें आपातकाल में 3 तरह का आपातकाल है।
होता है राष्ट्रीय आपातकाल। हम इसको डिटेल में और देखेंगे, फैक्चुअल बात है। इसमें अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। दूसरा होता है जब राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक तरीकों से शासन का संचालन ना कर पाए या फिर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का आरोपण, ऐसा लिखा गया। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है? हम्म? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 में। और एक होता है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में। अगर कहीं वित्तीय संकट हुआ देश या उसके किसी भी क्षेत्र में, तो हम वित्तीय आपात लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल मतलब पैसों का लेन देन संघ और राज्य सरकारों के बीच नहीं रहेगा, उसका पूरा निर्धारण संघ सरकार ही करेगा, उसी के पास सभी वित्तीय शक्तियां चली जाएंगी। उसके बाद एक शब्द है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में परिवर्तन करने की शक्तियां, उसको बढ़ाने की, घटाने की, यथास्थिति रखने की शक्ति भी है। कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी वैसा हम इसमें क्या कर सके, परिवर्तन कर सके, संशोधन कर सके। उसके लिए प्रावधान भी जरूरी है ना भाई, देश काल परिस्थिति समय के साथ बदलता है। तो समय के साथ अगर इसमें बदलाव ना आए तो ये हमारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें अमेंडमेंट का प्रावधान, लेकिन ये अमेंडमेंट उतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि जो सरकार आ रहा है वही अपने अनुरूप बदल रहा है, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए तो खास बहुमत की जरूरत पड़ती है ना लोकतांत्रिक शासन में। तो पता चल रहा है कि हम 140 करोड़ देश हैं और 40 करोड़ का सपोर्ट जिसको मिला हुआ है वो अपने अनुरूप इसमें संशोधन कर लें, तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन संविधान में संशोधन की परंपरा है, इतना हमको याद रखना है, क्योंकि ये संविधान क्या है, जीवन दस्तावेज है। इसके पीछे का कारण है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। अब ये तथ्यात्मक बात है कि संशोधन कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से हो सकता है संविधान संशोधन। एक साधारण बहुमत से, एक संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा है संसद में विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा, आधे या आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो जिसमें राज्यों को या फिर संघ प्रांत के रिश्तों को जिसमें फर्क पड़ता हो, उसमें अंतिम में जो है विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, दोनों सदनों का विशेष बहुमत, और राज्यों से आधे या आधे से अधिक राज्यों का जो अनुसमर्थन वाला है, उसमें संघीय जो ढांचा है अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ मसला है तो उसके तहत उसको संविधान संशोधन किया जाएगा। और साधारण विधि में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से किया जाता है। और कुछ मूलभूत अधिकार, डीपीएसपी, इसमें परिवर्तन करना है तो वो संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और संघ सूची का हम पहले देख चुके हैं, केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची को भी हम लोग देख चुके हैं, राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। एक हम जानते हैं कि राज्यसभा होता है जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और वे अपना प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं ताकि अब राज्य की समस्याओं को, राज्य की बातों को संसद में रखें और संघ सरकार को बनाएं। ठीक है, इसलिए अगर राज्यसभा चाहे कि राज्य सूची में भी संघ सरकार या संघीय विधायिका कुछ कानून बनाए,
तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत ये समर्थन संघ सरकार को या संघीय विधायिका को दे सकती है। तो अनुच्छेद 249 में याद रखेंगे, राज्यसभा की विशेष अनुमति से संघीय विधायिका राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है, इस बात का उल्लेख है। समवर्ती सूची आप जानते हैं, जिसमें संघीय विधायिका और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में क्लैश हुआ या दोनों में वाद विवाद की स्थिति आई तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ये सामान्य सी बात है। हमको संविधान में संघ सरकार को ज़्यादा शक्ति दी गई है, इसलिए समवर्ती सूची में अगर दोनों में झगड़ा होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संघ सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी प्रांतीय सरकार से। ठीक है। अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ यह है कि विधि बनाने के लिए जो संस्था निर्धारित है, विधि बनाने के लिए संस्था निर्धारित है विधायिका। तो विधायिका ने अगर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कानून बना दिया तो कानून बना दिया, उसके बाद उसका पुनरावलोकन नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें सिर्फ प्रक्रिया को देखा जाता है, प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्रतिबंधित करने के लिए संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर लिया गया है तो वह कार्रवाई वैध मानी जाएगी। यहाँ न्यायालय केवल यह जांच करता है कि कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं, न कि यह कि वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण उचित है या तर्क संगत है या नहीं। इसकी जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो इसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है अगर वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो। ये प्रक्रिया केंद्रित है, प्रक्रिया को ध्यान दिया जाता है, भाई इसमें कंटेंट को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि विधि बनाने के लिए जो संस्था निर्धारित है विधायिका, वो संविधान के अनुरूप ही विधि बनाएगी। न्यायालय कानून की वैधता की नहीं बल्कि पालन पर ध्यान देगा। विधायिका की सर्वोच्चता अपेक्षाकृत अधिक रहती है। व्यक्तिगत अधिकारियों की न्यायिक सुरक्षा सीमित है, क्योंकि विधायिका ने विधि बना दिया, अब उसका न्यायिक समीक्षा को कर नहीं सकता। न्यायपालिका ऐसा नहीं बोलेगा कि ये विधि ठीक है या नहीं है। ऐसा करने का यहाँ पे सीमित अधिकार न्यायपालिका को है। भारतीय संविधान में पहले हमने यही अपनाया था, लेकिन बाद में देखा कि विधायिका कई मामलों में या सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, कर सकती है, वो इसको बचा हुआ है। इसलिए फिर हमने न्यायपालिका को ज़्यादा शक्ति दिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा वहाँ से उत्पन्न हुई। ये सबसे पहले अमेरिका में ही आया था। ये वहाँ से हमने इसको बोरो किया है, प्रेरणा हमने वहाँ से ली हुई है। यदि किसी कानून में यह लिखा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एक निश्चित औपचारिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और प्रशासन ने वही प्रक्रिया अपनाई तो वह वैध मानी जाएगी, भले वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। एक होती फिर विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस सिद्धांत के अनुसार केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन पर्याप्त नहीं है। केवल निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य नहीं है, वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्क संगत भी होनी चाहिए। अब इसको कौन देखेगा? तो न्यायपालिका देखेगा कि कानून की सामग्री और प्रक्रिया दोनों उचित हो। दोनों उचित हो। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ये व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है, व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है, समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण है। इसका कारण ये है कि फिर से वही बात आएगी, भाई विधायिका विधि बना दिया, लेकिन विधायिका से सर्वोच्च कोई है जो विधि को और देखेगा कि ये उचित है कि नहीं। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के पास शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक होने के नाते ये भी अपनी भूमिका निभानी है ना, कि उससे व्यक्ति का शोषण ना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति की सामूहिक रूप से शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकेले में नहीं है ना। लेकिन न्यायपालिका हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर कार्य करती है। यहाँ पे एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति यहाँ संप्रभु है।
हर नागरिक यहाँ का संप्रभु है। उसको निश्चित करने के लिए न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अब हर समय ऐसा नहीं होते रहता भाई, विधि बनाने के लिए विधायिका ही है, तो कई समय इसमें जुडिशल एक्टिविज्म की बात आ जाती है। अब जुडिशल एक्टिविज्म है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक बार कानून बनाना था कि नेशनल हाईवे के आसपास कितनी दूरी पर शराब की दुकान खोली जाए। ये कोई न्यायपालिका का काम है क्या ऐसा बताना? लेकिन इस हद तक भी काम करना पड़ जाता है न्यायपालिका को। मंदिर मस्जिद के विवाद में भी न्यायपालिका को घुसना पड़ जाता है, जबकि हमारे संविधान में इस बात की पर्याप्त जगह है कि राज्य धर्म की गतिविधि में या धर्म राज्य की गतिविधि में हस्तक्षेप ना करे। न्यायालय कानून की न्याय संगतता की भी जांच करता है। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत संरक्षण मिलता है इससे। ये बात सही है, क्योंकि विधि बनाने के बाद भी विधि ठीक है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए मतलब डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है ना यहाँ पे। इसमें न्यायिक सक्रियता होती है। इसका प्रमुख विकास अमेरिका में हुआ है। मौलिक अधिकारों को मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है। सिंपल सी बात है, एक बार और देख लेंगे भाई, वीडियो को समझ में आ जाएगी चीज़ें। यदि कोई कानून बिना सुनवाई का अवसर दिए व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है तो न्यायालय कह सकता है कि हालांकि कानून मौजूद है लेकिन प्रक्रिया अनुचित है, क्योंकि उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए अब ये नेचुरल, यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। क्योंकि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी को हिरासत में ले लेना या उसका पक्ष निर्णय दे देना कि बिना उसके पक्ष को सुने, ये ठीक नहीं है ना। ये प्रकृति के ही न्याय, प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है ये। तो ऐसी प्रक्रिया को अनुचित करार दिया जा सकता है। भारत ने संविधान बनाते समय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया नहीं था, क्योंकि न्यायालयों को अधिक शक्ति अगर मिल जाती विधायिका से, कार्यपालिका से, तो देश नया नया आज़ाद हुआ था, है ना। हमको कार्यपालिका और विधायिका को अधिक शक्ति देकर जल्दी से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना था। तो इसमें विधायिका और न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा टसल ना होने लगे, विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हमने इसको नहीं अपनाया। हमने अपनाया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को, जो ब्रिटिश शासन की मूल है। ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद ने एक बार कानून बना दिया, मतलब किसी को वो अधिकार नहीं है कि उसका फिर से समीक्षा कोई करे। ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। हमने भी संसदीय शासन व्यवस्था इन्हीं के अनुभवों से, या हमारे देश में यही लोग शासन कर रहे थे, तो संसदीय शासन व्यवस्था ये लोग आधा लागू कर चुके थे। भारत शासन अधिनियम 1935 का 2/3 हिस्सा अभी भी हमारे संविधान में है, या हमारे संविधान का 2/3 हिस्सा वही है। तो हमें ये ठीक भी लगा और हमें इसका अनुभव भी था, इसलिए हमने इसको अपनाया। अभी हम जो अभी देख रहे थे, क्या देख रहे थे अभी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देख रहे थे। तो इसमें न्यायपालिका अनुच्छेद 21 की व्यापक और उदार व्याख्या करता है। कई बार आप देखेंगे अभी जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार में अभी क्या, विवाह का अधिकार, विवाह के अधिकार को भी बोल दिया इसमें। विवाह का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को बोला, निजता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है न्यायिक समीक्षा से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। ये न्याय की उदार व्याख्या है। अब न्याय की मतलब विधि की व्याख्या उदार स्वरूप में लिबरल एंगल से करने को नहीं मिलेगा, तो ये सब कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। ये अगर आप सवाल आपसे पूछे विवाह का अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाएगा, निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाएगा, ये संविधान में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। संविधान में सिर्फ लिखा गया है राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब उसकी व्याख्या को हमने व्यापक बनाते हुए इसको शामिल कर लिया। वो व्याख्या को व्यापक किसने बनाया? न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने।
ठीक है। तो व्यवहार में भारत में विधि की उचित प्रक्रिया को आंशिक रूप से अपना लिया है। यद्यपि शब्दशः संविधान में यह वाक्यांश नहीं है। भारत के संविधान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये फ्रेज है जो जापान से लिया गया है। ये भी एक फैक्ट है, याद रखेंगे। विधि की उचित प्रक्रिया का शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन न्यायपालिका ने समय के साथ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए या संविधान की मूल भावना, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इस शब्द को अपनाया है। अब दोनों सिद्धांत पे अंतर क्या देख लेते हैं। तो भाई इसके केंद्र में प्रक्रिया का पालन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में इसमें प्रक्रिया और न्याय संगतता, मतलब उसके सब्सटेंस है, जो कंटेंट है। किसका कंटेंट? न्याय का, विधि का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसमें न्यायपालिका की भूमिका सीमित होती है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में, क्योंकि प्रोसीजर स्टेब्लिश कर दिया गया लॉ बनाने वाली संस्था से। और इसमें लेकिन अभी भी न्यायपालिका को ये अधिकार है कि आप उसकी और व्याख्या करें, इसलिए न्यायपालिका की भूमिका व्यापक हो जाती है। ये व्यक्तिगत अधिकारों का ज़्यादा संरक्षण नहीं करता, ये मजबूत संरक्षण प्रदान करता है। केवल प्रक्रिया की जांच करता है। यहाँ पे कानून की न्यायपालिका केवल प्रक्रिया की जांच करता है। यहाँ पे प्रक्रिया और सामग्री दोनों की जांच करता है। इसका मूल देश जापान है, इसका है अमेरिका। अमेरिका बेहद लिबरल देश है। भारतीय संविधान शब्दशः प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भावना न्यायिक व्याख्या के माध्यम से शामिल कर लिया गया है। अच्छा, एक होता है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन शासन की विभिन्न स्तरों पर किया जाता है ताकि शक्ति एक प्राधिकरण पर केंद्रीकृत ना हो, क्योंकि केंद्रीकृत शासन से व्यक्तियों के अधिकारों को हानि हो सकती है। तो डिवीजन ऑफ पावर हमारे यहाँ दोहरा शासन है, जैसे कि एक संघ सरकार है, एक राज्य सरकार है। हमारे यहाँ से शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ऐसा बोलते हैं ना। एक फिर लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन मूलतः यही दो सरकार हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार तो राज्य सरकार उनको शक्ति देती है। तो संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच मतलब ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ है शासन की शक्तियों का। ये एक स्तर है, ये दूसरा स्तर है। इसके बीच संवैधानिक विभाजन है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ये केंद्रीकरण को रोकता है, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है। प्रशासनिक दक्षता को इसलिए बढ़ाएगा भैया क्योंकि हर राज्य की अपनी स्थितियां, अपनी परिस्थितियां हैं, और अपने अनुरूप लोग शासन बनाएंगे, अपने लोग शासन का संचालन करेंगे, विधि बनाएंगे, तो उनको भी कुछ शक्ति दी जाएगी कि नहीं। इतना विविधता वाला देश है, तो कुछ शक्ति तो राज्य सरकार को भी दी जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आप जानते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी उधर ज़्यादा रहती है, मध्य इलाके को आप जानते हैं, दक्षिण को आप जानते हैं। तो इतना विविधता भरा देश में केंद्रीकृत सरकार रखना उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो भारतीय संविधान में क्या स्थिति है? केंद्र राज्यों के बीच संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। याद रखेंगे यहाँ पे यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन इस व्यवस्था में भी स्टेट को, राज्य को, प्रांतों को संघ सरकार से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य के नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ सरकार के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। राज्यों को मतलब तोड़ के, जैसे मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 में तोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए इस बात को भी याद रखेंगे कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। शक्तियों का प्रकार है, यही मैं आपको कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन संविधान में ही है, इसलिए हमारे यहाँ संघात्मक
व्यवस्था है, लेकिन ये संघात्मक व्यवस्था झुकाव है केंद्र सरकार या संघ सरकार की तरफ। संघीय संतुलन सुनिश्चित करता है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को मान्यता देता है और सत्ता के दुरुपयोग को सीमित करता है। कानून निर्माण की शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित है, जैसे रक्षा केंद्र का विषय है तो केंद्र सरकार देखती है, पुलिस राज्य का विषय है तो राज्य सरकार देखती है, लेकिन वन, शिक्षा आदि को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके लिए दोनों नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, ये भी 42वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। अभी हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर, अभी अब देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर याद रखेंगे, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह है क्या है, शासन के अंग हैं, शासन के अंग, और इनके मध्य शक्तियों का शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन, इनके मध्य ना, शक्तियों का पृथक्करण इनके मध्य, शासन के अंगों के मध्य, हॉरिजॉन्टल स्तर पर। केंद्र और राज्य तो ऐसा था, संघ सरकार थी, यहाँ पे राज्य सरकार था। ये केंद्र का 2 स्तर हो गया, लेकिन यहाँ पे शासन के 3 अंग हैं, एक अंग ये, एक अंग ये और ये 3 अंग। तो यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। इसका काम है, आप जानते हैं विधायिका का काम है विधि निर्माण, विधि निर्माण। कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना, और इसका काम है विधि के अनुसार या संविधान के अनुसार विवादों का समाधान। तो इन तीनों अंगों में शक्तियों को बांटा गया है, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ये भी सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। अब ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण और समन्वय भी बनाए रखते हैं। वही फिर से हमने चर्चा किया था कि भाई विधि अगर संविधान सम्मत नहीं होगी तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के नियम या विधि को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रभाव को शून्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका अगर ठीक से काम ना करे तो विधायिका न्यायपालिका के सदस्यों को उनके पद से हटा सकती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में इसकी क्या स्थिति है, सेपरेशन ऑफ पावर का? कठोर नहीं बल्कि आंशिक शक्तियों का पृथक्करण है, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसलिए हमारे यहाँ शक्तियों का पूर्ण विभाजन नहीं है जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में पूरा पूरा का पूरा विभाजन है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है और उसी में कार्यपालिका भी निहित होती है, और विधायिका को उस पर कोई बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता। विधायिका कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करेगी, और न्यायपालिका तो अपनी न्यायिक भूमिका निभाती है। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस सिद्धांत को, सेपरेशन ऑफ पावर को, मोंटेस्क्यू ने दिया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, तो विधायिका कानून बनाती है भैया, कार्यपालिका लागू कराती है कानून को, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। इसका महत्व क्या है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, ये संघीय या संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। क्योंकि अगर संघ सरकार, मैं बोल रहा हूँ फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य शर्त है, इनडिस्पेंसिबल है। क्योंकि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, तभी तो वो ठीक से निर्णय ले पाएगा, है ना।
लोकतांत्रिक शासन को मजबूती प्रदान करती है ये, और जवाबदेही में वृद्धि करती है। किसकी? विधायिका और कार्यपालिका की। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर और पावर ऑफ सेपरेशन, डिवीजन ऑफ पावर एंड यहाँ पे रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ये सरकार के स्तर पे होता है, ये सरकार के अंग को आधार बनाकर किया जाता है। सरकार के स्तर मतलब वही संघ सरकार, राज्य सरकार, डिवीजन ऑफ पावर। और पावर ऑफ सेपरेशन ये होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य, सरकार के अंगों के बीच। ठीक है, इसमें 36 विभाजन पाया जाता है, इसमें कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है। इसमें इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। तीनों एक दूसरे के कार्य पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये इसमें विषयों का विभाजन होता है, एक दूसरे के विषय पे हस्तक्षेप नहीं करते, सामान्य स्थिति पे संबंध है। संघीय व्यवस्था ये लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, व्यक्तियों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इज अनिवार्य, इज इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य। इसका उद्देश्य होता है केंद्रीकरण को रोकना, कि भाई पूरी शक्ति संघ सरकार को ना दे, क्योंकि राज्य में इतनी विविधता है, अपनी जरूरतें हैं, पता चले यहाँ का परिस्थिति के बारे में संघ सरकार को पता ही नहीं चल रहा है ना। तो जो विदेशी मामले हैं, सेना का संबंध है, या देश को एक सूत्र में बांधना है, बैंकिंग व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो सब में तो ठीक है संघ सरकार को या संघ स्तर में ज़्यादा शक्ति है। लेकिन विकास करने के लिए तो इतने सारे 140 करोड़ के लिए एक ही जगह से अगर सब नियम कानून बने तो बहुत मुश्किल हो जाएगी शासन चलाना। और सेपरेशन ऑफ पावर का मेन है कि निरंकुशता को रोकना, ताकि शासन के एक ही अंग में इतनी शक्ति ना हो। पर राजतंत्र में क्या होता था, वही विधायिका भी है, वही कार्यपालिका है, वही न्यायपालिका, राजा की इच्छा ही कानून होती थी। तो इसमें कितना शोषण हो सकता है, कोई सीमा नहीं है शोषण की, है ना। अभी संप्रभुता शक्ति लोगों में निहित है। गणराज्य है भारत, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ पे। इन्हीं शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और इस लेक्चर से संबंधित जो भी बात है हम धीरे धीरे इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और पिछले एग्ज़ाम में जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं और जो इस एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना है, उसको हम लोग अब लगातार चर्चा करेंगे। 10 से 15 घंटे में पूरे संविधान की भावना और उसके तथ्य को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।